अगर मैंने सारे पैसे दान दे दिए तो तुमको और पैसे जुटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। फिर इस चैरिटी पार्टी की भी कोई जरूरत नहीं होगी। क्या मैं सही हूँ? पैसे देने से पहले निहाल को रोककर ध्रुव ने तेजस्वी से कहा। तेजस्वी बेहद गुस्से में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को कैसे सबक सिखाए। ध्रुव ने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये पार्टी तेजस्वी के लिए रखी गई थी। मित्रन फैमिली का लड़का घर वापस आया था। ये चैरिटी पार्टी तेजस्वी को मित्रन फैमिली से जुड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रखी गई थी। अगर पार्टी ना हुई तो इसे नाकामयाब पार्टी माना जाएगा। यहाँ आज ध्रुव ने जो किया, उसने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी, जिस पर तेजस्वी का हक था। इससे भी बढ़कर परेशानी ये थी कि तेजस्वी चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तेजस्वी के पास अपनी आवाज धीमी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तेजस्वी ने ध्रुव को जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। फिर डिनर करने दोगे? तेजस्वी बहुत गुस्से में था और ध्रुव मजाक कर रहा था। ध्रुव के इस सवाल पर सभी हंस दिए। एक शख्स जो 60,000 करोड़ रुपए दान देने जा रहा था, उसे डिनर की ज्यादा चिंता थी। तेजस्वी कुछ बोल नहीं पाया, केवल हाँ कहने के अंदाज में सर हिला दिया। तो ध्रुव ने निहाल को इशारा करते हुए कहा, ओके, तो ट्रांसफर कर दो। ध्रुव ने अपनी उंगलियां चटकाई और 60,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे मिलने का नोटिफिकेशन दिखाया गया तो पूरी पार्टी में हंगामा मच गया। लोग ध्रुव के सामने तेजस्वी को अब कचरा समझ रहे थे। जब तेजस्वी ने लेन देन पूरा होते देखा तो उसने अपना गुस्सा रोक लिया और ध्रुव से कहा, थैंक्स मिस्टर गिल। क्या आज रात आप हमारे गेस्ट बनना पसंद करेंगे? ये इवेंट 3 दिन का था, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद थी, पर ध्रुव ने अकेले ही सारा पैसा दे दिया था, तो इवेंट को कैंसिल करना पड़ा। चैरिटी पार्टी को आगे जारी रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ध्रुव ने तेजस्वी के ऑफर को लापरवाही से लात मारते हुए कहा, नहीं, मैं पहले वापस जाना चाहूंगा। ये पैसे कुछ भी नहीं है। अगर अगम को आगे भी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। ये बात सभी ने सुनी तो जोर से तालियां बजाने लगे। स्टेज के नीचे अनिका भी हैरान थी। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव क्या कर रहा है। उस समय अनिका को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव सचमुच पैसे दान करेगा। उसके पैसे तो ऐसे ही चले गए। पार्टी में मौजूद लोग शांत नहीं बैठ पा रहे थे। वो ऐसे अमीर शख्स के बारे में और जानना चाहते थे। किसी को तेजस्वी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भले ही ध्रुव आज जीत गया हो, लेकिन तेजस्वी की नजर में अपने सारे पैसे गंवाने के बाद ध्रुव की जिंदगी अब कठिन हो जाएगी। तेजस्वी ने ध्रुव से भी ये बात बोली, पर ध्रुव ने तेजस्वी पर ध्यान भी नहीं दिया और जबरन मुस्कुरा कर चलता गया। उसकी नजर में इतनी बड़ी रकम खर्च करना समझदारी थी। तभी तेजस्वी ने फिर से कहा, मिस्टर गिल, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो तो मैं भी कंजूस नहीं रह सकता। क्यों नहीं मैं डॉक्टर मिनहास को तुम्हारी मदद के लिए कह दूं। हो सकता है कि तुमने ध्यान न दिया हो, पर इस प्रोजेक्ट में करोड़ डॉलर उनकी मेडिकल टीम को दिए गए हैं। बदले में मिनहास को भी तुम्हारी मदद करनी होगी। तेजस्वी ने ध्रुव से कहा, पर ध्रुव ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे चलता बना। गेट पर निहाल अभी भी हैरान खड़ा था। निहाल ने ध्रुव को देखते ही कहा, सर, मिस जिंदल की हालत सीरियस है। उनके लिए मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो सच में मेरी मदद करेगा? ध्रुव तेजस्वी को नहीं जानता था। उसकी माँ समांथा ने सुसाइड की थी। वो ऐसी थी कि वो चाहती थी कि मित्रन फैमिली ध्रुव से निपटे, भले ही इसके लिए उसे मरना पड़े। तेजस्वी समांथा की मौत का इल्जाम ध्रुव पर लगाएगा, इसलिए ध्रुव जानता था कि तेजस्वी उसकी मदद नहीं करेगा। निहाल ने कंफ्यूजन में पूछा, तो फिर 60,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? डोंट वरी, मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि पूरे दिल से मेरी मदद करे। अगले कुछ दिनों तक ध्रुव ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। वो सिंह रियल एस्टेट पर फोकस कर रहा था। 7 दिन बीत गए। ध्रुव ने जसविंदर से डॉक्यूमेंट की कॉपी ले ली थी। जसविंदर ने डॉक्यूमेंट ध्रुव को सौंपते हुए कहा, ध्रुव, तुम बहुत दरिंदे टाइप के इंसान हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम पैसा दान कर रहे हो, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि तुम मित्रन फैमिली को तबाह करने जा रहे हो। तुम्हारी चालें बहुत शातिर हैं। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्यूमेंट पढ़ने लगा। डॉक्यूमेंट में मिली जानकारी पूरी मित्रन फैमिली को तबाह करने के लिए काफी थी। तभी ध्रुव को निधि ने फोन किया। ध्रुव, क्या तुम घर आ सकते हो? निधि की आवाज में चिंता थी। उसने आगे कहा, मेरे दादाजी अभी अभी लौटे थे, लेकिन उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट ने हिरासत में ले लिया है। क्या तुम्हारे दादा कस्टम में पकड़े गए हैं? ध्रुव ने ही निधि के दादा गौरदास वर्मा को वापस आने के लिए कहा था। हालांकि उनका प्लान सीक्रेट था, फिर भी ये कैसे हो सकता था? वो कैसे पकड़े जा सकते हैं? क्या उन्होंने कुछ कहा? जवाब में निधि ने ना कहते हुए बताया, नहीं, मैं अभी तक दादाजी से कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं था कि मेरे दादाजी इतनी सीक्रेटली लौटने वाले थे। जैसा कि तुम जानते हो, हम सभी लोग इस बात से खुश थे कि दादाजी विदेश में अपना बुढ़ापा आराम से काट रहे थे। गौरदास हारे हुए इंसान थे। वो अब सुर्खियों में आना नहीं चाहते थे, न उनके पास कोई मौका था।
भले ही अब वर्मा फैमिली का उतना नाम नहीं रह गया था जितना कभी हुआ करता था। एक ऐसी घटना थी जिसके कारण गौरदास को देश छोड़कर जाना पड़ा था। हालांकि वर्मा फैमिली अभी भी अगर जिंदा बची है तो इसमें उनके दादाजी का हाथ था। ध्रुव ने पूछा, तुम लोगों को ये भी नहीं पता था कि दादाजी वापस आ रहे हैं? वो इतना सीक्रेट बनाकर क्यों रखते हैं? निधि थोड़ी चिंतित थी। वो पहले ध्रुव को फोन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसके पापा ने कहा था कि उसकी शादी उसके दादा ने तय की थी। इसके अलावा एक और बात यह भी थी कि ध्रुव ने उसके दादाजी को बचाया था। एक तरफ निधि जानना चाहती थी कि क्या हुआ था, ध्रुव ने उनकी जान कैसे बचाई थी, और इस समय वो केवल ध्रुव से ही मदद मांग सकती थी। मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ध्रुव ने कहकर फोन काट दिया। गौरदास को लेकर ध्रुव ने तुरंत जसविंदर को कॉल किया। ध्रुव, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जसविंदर बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। जसविंदर ने ध्रुव को आगे बताया, हम भी गौरदास के मामले में थोड़ा हैरान हैं। असल में मैंने एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस शख्स ने गौरदास को फंसाया है वो उनके साथ उसी प्लेन में मौजूद था। इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी तरह से तैयार था। वापस आने के लिए गौरदास ने 3 बार अपनी फ्लाइट कैंसिल की और नया टिकट लिया, पर हैरानी की बात यह है कि हर बार वो शख्स उनके साथ था। कहना होगा कि उनकी नजर काफी समय से गौरदास पर थी। लेकिन उन्हें किसने पकड़ा है? मैं अभी तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस पर नजर रखे हुए हूँ। इसमें लगभग 2 या 3 घंटे लगेंगे। गौरदास को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मुझे लॉक भी किया जा सकता है। ध्रुव ने जसविंदर सिंह को पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा और खुद वर्मा फैमिली से मिलने यूपी चल दिया। निधि के ऑफिस में अंदर आते ही ध्रुव ने सबसे पहले पूछा, क्या चल रहा है? निधि के दादा गौरदास ध्रुव की आगे की प्लानिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। वो इस समय गौरदास को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। निधि पहले से ही टेंशन में थी। ध्रुव को देखा तो बोली, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्हें सेना के जवान अपने साथ ले गए हैं। अब फैमिली बहुत टेंशन में है और हम सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पिछली बार जब मेरे दादाजी विदेश गए थे तो उन्हें फ्यूजिटिव कहा गया था। अभी मुझे क्या करना है? निधि को बचपन से ही अपने दादा से काफी गहरा लगाव रहा था। पहले जब निधि को पता चला कि उसका फियांसे ध्रुव है तो उसने इस बारे में बहुत हंगामा किया था। उसने ध्रुव पर एक नजर डालने से भी इनकार कर दिया था। बाद में जब निधि को पता चला कि ये उसके दादाजी का फैसला था तो उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। ध्रुव ने उसकी ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मैंने किसी को बोल रखा है। निधि ने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन सोच रही थी, ध्रुव ने किससे बोल रखा होगा? निधि ने भी अपनी जान पहचान के सभी लोगों से बोल रखा था। उसने उन लोगों से भी पूछा था जो कभी वर्मा फैमिली से जुड़े थे। ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसे अब तक बस इतना ही पता चला था कि आर्मी गौरदास को अपने साथ ले गई थी, इसलिए किसी ने भी इस बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव के आने के कुछ मिनट बाद निधि का फोन बजा। निधि की माँ ने कॉल की थी। निधि, घर वापस आओ, हम तुम्हारे दादाजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। निधि ने हाँ कहा और तुरंत वापस जाने के लिए अपना सामान तैयार करने चली गई। अपना सामान पैक करने के बाद ध्रुव उसके पीछे पीछे चल दिया। निधि की कार में बैठकर वो कुछ ही देर में वर्मा फैमिली के घर पहुंच गए थे। वर्मा फैमिली के सभी लोग वहां मौजूद थे। हमें क्या करना चाहिए? जब गौरदास जी यहाँ थे, वर्मा फैमिली का बहुत नाम था। भले ही वो विदेश में रह रहे हों, फिर भी पूरी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब जब ये हो गया है और वो पकड़े गए हैं, तो कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब वर्मा फैमिली के बाकी लोगों का क्या होगा? अभी मैंने गौरदास से एक पुराने दोस्त को फोन किया था, लेकिन उसने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। अब जब गौरदास को कुछ हो गया तो वर्मा फैमिली के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब फैमिली के बाकी सभी लोगों ने मुड़कर निधि को देखा और पूछा, निधि, तुम आ गई हो? दादाजी तुम पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। अब वो मुसीबत में है तो तुम्हें मदद करने का कोई तरीका निकालना होगा। निधि ने सिर हिलाया, लेकिन वो क्या कर सकती थी? जिस लेडी ने ये बात कही थी वो निधि की आंटी थी। जैसे ही उसकी आंटी ने निधि की तरफ देखा, उनकी नजर ध्रुव पर भी पड़ी। ये यहाँ क्यों आया है? ध्रुव को देखकर आंटी के मन में गुस्सा था, जिस पर निधि ने जवाब दिया, वो क्यों नहीं आ सकता? निधि ने सोचा कि वो अकेली थी जो ध्रुव को जज करती थी। ध्रुव के बारे में कोई और कुछ नहीं कह सकता था। निधि की आंटी ने तुरंत निधि से कहा, ऑफ कोर्स वो नहीं आ सकता। निधि, क्या तुम हर समय उससे नफरत नहीं करती थी? मैंने उसके बारे में पता किया था। ध्रुव ने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, वो कोई मदद नहीं कर सकता था। ये सोचकर आंटी ध्रुव के लिए निधि को मना कर रही थी। निधि थोड़ी हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंटी आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही थी। इसलिए निधि ने कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये रिश्ता दादाजी ने तय किया था। निधि ने अपने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कि भले ही उसका फियांसे मूर्ख हो, लेकिन दादाजी के कारण वो ध्रुव को अपनाने को तैयार है।
तभी एक काले रंग की चमचमाती रोल्स रॉयस दरवाजे पर आकर रुकी। ये वही कार थी जो कुछ दिन पहले दिल्ली के हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दी थी। उससे तेजस्वी निकलकर बाहर आया। तेजस्वी के पास आते हुए निधि की आंटी ने अपनी आवाज तेज कर कहा, हमारा सेवियर आ गया है। वर्मा फैमिली के लोग तुरंत शांत हो गए। सभी ने तेजस्वी की ओर देखा। ऐसा कोई नहीं था जो उसे पहचानता ना हो। ये मित्रन फैमिली के मिस्टर तेजस्वी मित्रन है। एक आवाज सुनाई दी। निधि ने परिवार वालों को बताया नहीं था कि चैरिटी पार्टी में ध्रुव ने क्या किया था, नहीं तो अभी तेजस्वी को इतना भाव न मिल रहा होता। जैसे ही तेजस्वी अंदर आया, उसने ध्रुव को भी देखकर कहा, ग्रेट, ध्रुव भी आया है। निधि और निधि की माँ को छोड़कर बाकी सभी ध्रुव और तेजस्वी के साथ अलग अलग बिहेव कर रहे थे। माँ को तेजस्वी जितना पसंद था उतना ही ध्रुव ना पसंद। तेजस्वी अंदर आने के बजाय दरवाजे पर ही रुक गया। उसने ध्रुव को देखकर कहा, इट्स ओके, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात करनी है। निधि मेरी जूनियर है और हम एक ही टाइम में एक ही इंडस्ट्री में थे, इसीलिए मेरा उसकी मदद करना जरूरी है। तेजस्वी की बातें सुनकर बाकी सभी लोग दंग रह गए। इतनी सीरियस बात तेजस्वी की नजर में बस एक छोटी सी बात थी। निधि के पापा को तेजस्वी को थैंक्स करने के लिए आगे आना पड़ा। मिस्टर मित्रन, थैंक यू सो मच। तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे एक बात कहनी है, कुछ लोग आपकी फैमिली के बीच बैठने के लायक नहीं है। निधि के पापा ने जब ये सुना तो दंग रह गए और पूछा, कौन? तेजस्वी ने मुड़कर ध्रुव को ऐसे घूरा जैसे उसे मार डालेगा। फिर उसने कहा, और कौन हो सकता है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि दादाजी को किसके कारण गिरफ्तार किया गया था? अचानक तेजस्वी ने ध्रुव पर उंगली उठाई। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन निधि ये भी नहीं चाहती थी कि ध्रुव को बाहर निकाला जाए। ध्रुव की पर्सनालिटी, करेज और इंटेलिजेंस कमाल की है। निधि ने जब देखा कि तेजस्वी अपनी चाल चल रहा है तो आगे बढ़कर बोली, क्या मतलब है? निधि, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। इसके बाद तेजस्वी ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुमने गौरदास को बुलाया था? ऑफ कोर्स, अगर तुम इसे मानने से मना कर दोगे तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं। जब तेजस्वी ने ये शब्द कहे तो पूरी वर्मा फैमिली चौंक गई। सभी की निगाहें ध्रुव पर थीं। निधि ने पूछा, क्या ये सच है? ध्रुव ने सर हिलाकर बेफिक्री से कहा, हाँ, मैंने उससे वापस आने के लिए कहा था। जैसे उसने अपनी बात खत्म की, वर्मा फैमिली में हंगामा मच गया। क्या तुमने गौरदास को वापस बुलाया? ध्रुव, क्या तुम्हें वर्मा फैमिली से कोई शिकायत है? हम जानते हैं कि गौरदास तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं कि वो अपनी पोते की शादी तुमसे बिना शर्त करने को तैयार थे। क्या तुम हमारी फैमिली को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? सभी एक साथ ध्रुव से सवाल करने लगे। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें बुलाया था? लोग तेजस्वी के पक्ष में खड़े थे, पर निधि के पापा के चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। चाहे कुछ भी हो, उन्हें ध्रुव के पक्ष में खड़ा रहना होगा। पर उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव निधि के दादा को वापस क्यों बुलाना चाहता था। निधि ने हैरानी से ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुमने दादाजी को वापस क्यों बुलाया? क्योंकि उस टाइम तुम्हारे दादाजी पर गलत आरोप लगाया गया था। पर ध्रुव की बात खत्म होने से पहले ही लोग ध्रुव को ताने देने लगे। निधि ने पीछे मुड़कर अपनी फैमिली को घूर कर देखा। जब निधि के दादाजी घर में थे तब सभी उनकी बात सुनते थे। अब उसके दादाजी यहाँ नहीं थे तो ये कमान निधि ने संभाल ली थी। इसी समय ध्रुव का फोन बजा। ध्रुव ने फोन रख दिया और एक और टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज जसविंदर सिंह का था। बॉस, काम हो गया, वो थोड़ी देर में रिहा हो जाएंगे। मानना होगा कि जसविंदर अपने काम में बहुत तेज था। इधर जसविंदर ने अपना काम कर दिया था, उधर अब जाकर तेजस्वी ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। हेलो लवी, मैं तेजस्वी बोल रहा हूँ। मित्रन फैमिली के बटलर ने मुझे तुमको फोन करने के लिए कहा था। मैंने सुना है कि गौरदास को गिरफ्तार किया गया है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जिस शख्स ने गौरदास को गिरफ्तार किया है वो एक्स आर्मी मैन है। उन्हें आर्मी ने नहीं, कस्टम्स ने गिरफ्तार किया है। इतना कहकर लवी ने फोन काट दिया। तेजस्वी हैरान रह गया। फिर वर्मा फैमिली ने तुरंत उसे घेर लिया। मिस्टर मित्रन, क्या हुआ? ये सवाल सुनते ही तेजस्वी का चेहरा पीला पड़ गया था। वर्मा फैमिली ने किसे नाराज किया था? यहाँ तक कि उसके कांटेक्ट भी मदद नहीं कर पा रहे थे। तभी निधि के पापा का सेल फोन बजा। निधि के पापा ने तुरंत फोन का जवाब दिया और उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। फिर उनकी आंखें खुशी से फैल गईं। पापा जी, क्या कहा? आपको जमानत पर रिहा कर दिया गया है? कितनी देर में आओगे? अच्छा, हाँ, वो यहीं पर है। फोन पर निधि के पापा काफी खुश लग रहे थे। निधि के दादाजी को रिहा कर दिया गया था। यह खबर सुनते ही वर्मा फैमिली के लोग सभी खुशी से उछल पड़े। सभी तेजस्वी को थैंक्स कह रहे थे। वहीं तेजस्वी के चेहरे पर 12 बजे थे। उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। उसे समझ में आ गया था कि ये ध्रुव का काम था। आधे घंटे के बाद घर के बाहर एक लाल ऑडी कार आती दिखाई दी। कार दरवाजे पर रुकी और एक बूढ़ा शख्स कार से उतरा।
बहुत बढ़िया, दादाजी वापस आ गए हैं। गौरदास ने वापस आकर सबसे पहले ध्रुव को देखा। जैसे ही उनकी नजर ध्रुव पर पड़ी, उनकी आंखें चमक गईं। फिर बगल में खड़े तेजस्वी पर उनकी आंखें पड़ी। दादाजी को कार में ही यहाँ की सारी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने तेजस्वी के पास आकर कहा, तेजस्वी, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने कार में तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मेरे गुस्से के लिए मुझे दोष मत देना। ये सुनकर पूरी वर्मा फैमिली हैरान रह गई। दादाजी किस बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, वो तेजस्वी को नहीं जानते, लेकिन वो उसे इस तरह कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? तेजस्वी भी नाराजगी और हैरानी से दादाजी को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरदास इतना सख्त इंसान होगा कि आते ही उसे घर से बाहर निकाल देगा। तेजस्वी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखकर समझाते हुए कहा, सर, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है ना? गौरदास तेजस्वी का एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं था। वो तेजस्वी के पास गया और बोला, गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? क्या मेरी बातों से कोई गलतफहमी हुई है? इतने साफ ढंग से तो कह रहा हूँ, बाहर निकलो। गौरदास सच में काफी सख्त मिजाज बूढ़ा था, नहीं तो आज वर्मा फैमिली यहाँ नहीं होती। निधि की आंटी बीच बचाव के लिए आगे आकर बोली, पापा जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप आज ही वापस आए हैं। आंटी ने समझाने की कोशिश की, पर गौरदास की आंखें अभी भी सख्त थीं। मिस्टर मित्रन, मेरे मन में मित्रन फैमिली के लिए कोई शिकायत नहीं है, पर वर्मा फैमिली तुम्हारा वेलकम नहीं करती। इसके अलावा ध्रुव मेरा चुना हुआ दामाद है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम निधि से दूर रहो। गौरदास काफी दबंग किस्म का इंसान था। वो अपने रुख से जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। तेजस्वी की नजर गौरदास पर टिकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तेजस्वी को गुस्सा आ रहा था। उसने फनफनाते हुए कहा, गौरदास, तुम्हें क्या लगता है मुझे फटकार कर भगा दोगे? ये मत भूलो कि तुम अभी जमानत पर बाहर हो। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें किस केस में फंसा दिया जाएगा। तेजस्वी की आवाज में सख्ती थी। वो खतरे की तरफ इशारा कर रहा था, पर गौरदास को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मित्रन, तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि सारे केस निपटा सकूं। ये सुनकर तेजस्वी जोर से हंस पड़ा। उसने बदतमीजी से हंसते हुए कहा, गौरदास, तुमको क्या लगता है कि तुम खुद को बचा पाओगे, या तुमको लगता है कि ये ध्रुव तुमको बचा पाएगा? तुमको शायद पता नहीं, पर ये ध्रुव, इसने अभी 7 दिन पहले ही अपनी सारी कमाई मित्रन फैमिली को दे दी है। अब उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब ध्रुव फिर से फटीचर हो गया है। ना इसके पास कैपेबिलिटी बची है, ना ही पैसा। क्या? गौरदास ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने अपना सारा पैसा दान कर दिया था। वो ऐसी बेवकूफों वाली हरकत कैसे कर सकता है? पर गौरदास ने तेजस्वी के सामने अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने दी और मुस्कुरा दिया। वो ध्रुव पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। अगर ध्रुव ना होता तो वो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। तेजस्वी ने मुड़कर ध्रुव की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई राजा हो। क्या मैं सही हूँ ध्रुव? ध्रुव एक पल के लिए रुका और अचानक हंस पड़ा। ध्रुव को हंसता देखकर तेजस्वी के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम किस पर हंस रहे हो? ध्रुव ने तेजस्वी से पूछा, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा पैसा दान कर दूंगा? तेजस्वी ने कहा, मेरी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल नहीं बची है। गौरदास को जब ये बात पता चली तो वो भी सदमे में था। ध्रुव जैसे अमीर इंसान के पास 2 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल नहीं बची है, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरदास को समझ में नहीं आया कि ध्रुव असल में क्या करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने तेजस्वी का मजाक बनाते हुए कहा, तो क्या तुम्हें पता चला कि मेरे पास 60,000 करोड़ रुपए कैसे आ गए? ध्रुव की आंखों को देखकर तेजस्वी को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसे? ध्रुव से फोन पर तेजस्वी ने हैरानी से तेजस्वी पलटा तो ध्रुव ने सीरियस होते हुए कहा, मिस्टर मित्र, तुम शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ऐसा कोई तरीका मुझे अपने नहीं पैसे खर्च करने से नफरत है। भीड़ को तुम ही कंट्रोल कर बताओ, सके। मैं तुमको इतनी बड़ी रकम क्यों दान में दूंगा? ध्रुव की बातों ने एकदम से तेजस्वी को डरा दिया था, पर तेजस्वी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने तेजस्वी का दिल डूब गया। उसने ध्रुव से पूछा, तो क्या तुम मित्रन फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो? ध्रुव ने तेजस्वी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुरंत ही ऐसा महसूस हुआ कि आज मैं पूरी मित्रन फैमिली को तबाह करने जा रहा हूँ। ध्रुव पूरी मित्रन फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। ध्रुव अपनी कब्र खोद रहा था। तेजस्वी को ध्रुव की बेअक्ली पर तरस आ रहा था। तेजस्वी गुस्से में कुछ कहने जा रहा था, तभी ध्रुव ने अपने बैग से डोनेशन लिस्ट और सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, आज अभी इसी वक्त से पूरी मित्रन फैमिली को मुझसे डरना शुरू कर देना चाहिए। तेजस्वी को ध्रुव पर हंसी आ रही थी। ध्रुव सिर्फ एक डोनेशन लिस्ट और सर्टिफिकेट से मित्रन फैमिली को बर्बाद करने के सपने देख रहा था। मित्रन फैमिली को हराना आसान नहीं था। ध्रुव ने लिस्ट खोली। इस लिस्ट में हर डोनेशन की और असली डोनेशन के बीच की गड़बड़ लिखी थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मित्रन, मैं जानना चाहता हूँ कि जो पैसा मैंने दान किया है वो इन 7 दिनों में कहाँ गया है?
ध्रुव की बात सुनकर वर्मा फैमिली हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। हालांकि ये सुनने के बाद तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस्वी ने ध्रुव के हाथ से वो लिस्ट लेकर देखी तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। उस लिस्ट में कई बिजनेस के नाम थे। इसके अलावा कुछ स्टेट ओन्ड बिजनेस, कुछ बैंक्स और यहाँ तक कि अनिका का नाम भी था। तेजस्वी की आंखें ये देखकर हैरत में फटी जा रही थी। उसने डरते हुए कहा, ये क्या है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, उन लोगों की सूची जिनसे मैंने पैसे उधार लिए थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया था। तो मिस्टर मित्रन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लायक नहीं हूँ? मित्रन फैमिली को मिलने वाला चैरिटी का पैसा कहाँ जा रहा है? जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, तेजस्वी का फोन बज उठा। तेजस्वी कॉल का जवाब देते समय ही डर से कांप रहा था। उसे मित्रन फैमिली के बटलर ने फोन किया था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। इस समय पूरी अगम चैरिटी भारी मुसीबत में पड़ गई थी। अगम चैरिटी के लेन देन में भारी गड़बड़ थी। इसकी जानकारी लगभग सभी लोगों तक पहुंच चुकी थी। उनके फंड की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबीआई आईबी के साथ रेड मारने जा रही थी। इसके अलावा देश के कुछ बड़े बैंक और कुछ इंस्टीट्यूट भी साथ में मिलकर अगम फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। जिस तेजी से हालात बदल रहे थे, मित्रन फैमिली खुद भी हैरान थी। तेजस्वी को फोन के दूसरी तरफ से अगम चैरिटी से शोर तक आता हुआ सुनाई दे रहा था। जब से अगम चैरिटी इस्टेब्लिश हुआ था, तब से वो चैरिटी इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर था और आज से पहले कभी भी उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन आज वहाँ पर जो ये सब कुछ हो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। क्या बकवास है ये? ध्रुव, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम वहाँ पर ये जो दंगे फैला रहे हो, उन्हें कानून संभाल लेगा। मैं पुलिस से कहता हूँ कि वो अभी इसी वक्त तुम्हारे सभी लोगों को अरेस्ट कर ले। इस समय अगम चैरिटी में जो लोग मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को ध्रुव ने ही वहाँ पर इनवाइट किया था। उन्हें अरेस्ट करें? तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज ज्यादा आसान होगी? पुलिस का सभी लोगों को अरेस्ट करना या फिर अगम चैरिटी को मेरे लिए अकाउंट्स चेक करने देना? इसके अलावा वो सारे के सारे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस अकाउंट्स चेक करने में मदद करने के बजाय उन लोगों को अरेस्ट करेगी जिन्होंने पैसे डोनेट करे हैं? एक काम करो, पुलिस को बुलाने की कोशिश कर ही लो और फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करेगी, ठीक उसी समय अगम चैरिटी टीवी के हर न्यूज चैनल पर होगी। ध्रुव के शब्द इतने ज्यादा इम्प्रेसिव और पावरफुल थे कि तेजस्वी की बोलती बंद हो गई थी। उसकी वजह यह थी कि ध्रुव ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। आफ्टर ऑल, ध्रुव ने 60,000 करोड़ की बड़ी रकम डोनेशन में दी थी। अगम चैरिटी के हिसाब से वो लोग ध्रुव के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है कि कोई आदमी एक साथ एक ही बार में इतनी बड़ी रकम डोनेशन को दे दे। लेकिन फिर भी ध्रुव का उनके अकाउंट्स चेक करने देना भी इम्पॉसिबल था। उसकी वजह यह थी कि अगम चैरिटी बहुत सी इलीगल चीजें कर रही थी। वो लोग न सिर्फ बहुत सी रिश्वतें ले रहे थे, बल्कि वो लोग चैरिटी के नाम पर अच्छा खासा पैसा अब्रॉड भी भेजते थे। ध्रुव से फोन पर बात करने के बाद तेजस्वी पलटा और वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों, पर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम डिनर के लिए नहीं रुक रहे हो क्या? तेजस्वी ने निधि वर्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। तेजस्वी के वहाँ से जाने के बाद ध्रुव भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला गया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अगम चैरिटी जा रहा हूँ। लेकिन तुम अगम चैरिटी क्यों जा रहे हो? ऑफ कोर्स मुझे तो वहाँ पर जाना ही है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा शो मिस कर दूंगा। इतना कहने के बाद ध्रुव तुरंत ही वहाँ से बाहर चला गया। इस तरफ अगम चैरिटी के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा थे और उनके प्रोटेस्ट करने का शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। जब तक तेजस्वी वहाँ पर पहुंचा, तब तक वहाँ का नजारा ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तेजस्वी को वहाँ पर आता हुआ देखकर उसका असिस्टेंट तुरंत ही उसके पास आया। सर, अब हम क्या करें? क्या हम इन लोगों को पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? तेजस्वी ने अपने असिस्टेंट से पूछा और उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट ना में अपना सिर हिलाने लगा। पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मित्रन फैमिली और पुलिस का तो बहुत ही करीबी रिश्ता है ना। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग जो यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये सब लोग अलग अलग जगहों से नहीं हैं, बल्कि सब के सब दिल्ली से हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं है सर, क्योंकि दिल्ली के 80% बड़े बिजनेसेस यहीं पर हैं। इस बार तेजस्वी वाकई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि ध्रुव आखिर है कौन। जैसा उसके असिस्टेंट ने बताया है, उस हिसाब से इस मामले को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं था। और जैसे ही तेजस्वी के मन में ये ख्याल आया, उसे समझ में नहीं आया कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तेजस्वी के हिसाब से ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व होनी जरूरी थी, क्योंकि अगम चैरिटी की आड़ में असल में एक मनी लॉन्ड्रिंग बैंक चलता था और ये असलियत किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आ सकती थी। क्या कोई भी दूसरा तरीका नहीं है? अगर पहले अगम चैरिटी को बंद कर दिया जाए तो, अनलेस उनका ऑर्गेनाइजर हमारे साथ नेगोशिएट कर ले। लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अभी अभी आपके पिता ने भी कुछ एक्शन लिया था। ये मामला बस केवल अगम चैरिटी का नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जो पूरी की पूरी मित्रन फैमिली पर असर डालेगा।
अपने असिस्टेंट की बात सुनकर तेजस्वी को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो पलट कर देखता है और नोटिस करता है कि ध्रुव ऑलरेडी नीचे अगम चैरिटी आ चुका था। निराशा और हार में अपने झुके हुए सिर के साथ तेजस्वी धीरे धीरे ध्रुव की तरफ गया। वो एक बार फिर से हार चुका था और इस बार उसकी हार पिछली बार से ज्यादा करारी और बड़ी थी, क्योंकि इस बार मित्रन फैमिली का सपोर्ट होने के बाद भी वो हार चुका था और अब वो बस दया की भीख मांग सकता था। अगम चैरिटी के लिए एक दिन का समय काफी नहीं था अपने पुराने अकाउंट स्टेटमेंट्स को छुपाने के लिए, और एक बार अगर ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट के हाथ लग गया तब अगम चैरिटी का चैरिटी के नाम पर इलीगल चीजें करने का सच सबके सामने आ जाएगा और पूरी की पूरी मित्रन फैमिली पर भी इसका असर पड़ेगा। तेजस्वी निराशा में धीरे धीरे चलता हुआ ध्रुव की तरफ गया और उसे घूर कर देखा। मिस्टर गिल, प्लीज इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। जाने के लिए कह दूं? क्यों? अगर ये आपके आदमी है मिस्टर ध्रुव, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इन लोगों के भले के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? तेजस्वी की आंखों में धमकी की एक ऐसी झलक थी कि मानो वो ये कहना चाह रहा हो कि अगर ध्रुव मित्रन फैमिली के अगेंस्ट जाएगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन धमकी दे सकता है। इतना कहने के बाद ध्रुव कार के बगल में खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। तेजस्वी की नजरें अभी भी ध्रुव पर ही टिकी हुई थी और वो यही सोच रहा था कि ध्रुव क्या करने जा रहा है। ध्रुव ने इस तरफ खड़ा होकर कार का हॉर्न बजाया और उसके कार के हॉर्न की तेज आवाज से सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। हालांकि ये बात और थी कि लोगों की नजर ध्रुव पर नहीं पड़ी बल्कि वहाँ पर खड़े तेजस्वी पर पड़ी थी। भले ही ध्रुव उन लोगों का लीडर था, लेकिन केवल कुछ ही लोग थे जो उसे जानते थे। वो देखो, वो रहा तेजस्वी। हाँ, वो तेजस्वी ही है। रोको उसे भागने मत देना। एक ही झटके में सारी की सारी भीड़ तेजस्वी की तरफ भागने लग गई। इतनी भीड़ को आता हुआ देखकर तेजस्वी घबरा गया और उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ और किस तरफ भागे। और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने तेजस्वी को चारों तरफ से घेर लिया। तेजस्वी अपने सामने खड़े आदमी को देखकर शॉक्ड हो गया। भाग रहे हो? भाग क्यों रहे हो? और भाग कर जाओगे कहाँ? वो आदमी अपनी स्लीव्स ऐसे रोल कर रहा था मानो तेजस्वी को मारने जा रहा। तुम क्या करना चाहते हो? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, तुम लोग यहाँ पर तमाशा मत करो। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। हालांकि ये बात और थी कि तेजस्वी के असिस्टेंट की बातों का वहाँ पर मौजूद भीड़ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। पुलिस को बुलाओगे? हमें तो नहीं लगता कि तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत भी रखते हो। अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो फिर जल्दी करो। जरा पुलिस को भी आकर अकाउंट्स चेक करने दो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की इतनी अच्छी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाने के लिए। तेजस्वी के सामने मौजूद लोग आपस में ही बात करते जा रहे थे और उन लोगों की बातों को सुनकर तेजस्वी और भी ज्यादा घबरा रहा था। इनफैक्ट किसी ने तो ऑलरेडी अपना फोन बाहर निकालकर पुलिस को बुलाना शुरू भी कर दिया था। उसी समय अगम चैरिटी के बाहर एक ऑडी खड़ी हुई थी और उसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक तेजस्वी के डैड संतोष मित्रन थे और रही बात दूसरे आदमी की, तो वो लोगों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और पूरे के पूरे कठौता एरिया में उसका स्टेटस बहुत ही हाई था। जैसे ही मित्रन फैमिली की कार वहाँ पर आई, वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया। संतोष मित्रन कार से उतरता है और तुरंत ही चलता हुआ ध्रुव की तरफ गया। वो अच्छे से जानता था कि केवल ध्रुव ही है जो इस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ध्रुव, मेरे साथ आओ। हालांकि ये बात और थी कि संतोष मित्रन का ये जेस्चर पूरे के पूरे कठौता एरिया को शॉक कर देने के लिए काफी था। पिछले कुछ सालों में संतोष मित्रन बहुत ही सीक्रेटिव था और इसीलिए उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा रेयर था कि वो किसी को ऐसे इनवाइट करने का जेस्चर करे। चलो एक बार चलकर बात कर लेते हैं। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलाए, संतोष मित्रन ने एक बार फिर से उससे कहा। साफ नजर आ रहा था कि संतोष मित्रन ने हार मान ली थी। अगम चैरिटी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और मित्रन फैमिली के टॉप लीडर्स होने के नाते अगम चैरिटी को एक्चुअल में जरूरत थी कि संतोष मित्रन आज खुद कोई एक्शन ले, लेकिन ध्रुव अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था। मिस्टर गिल, हम या तो इस पूरे किस्से को आसानी से सुलझा सकते हैं या फिर मजबूरन मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब फैसला आपका है। अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो मैं आपके साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद संतोष मित्रन जानबूझकर ध्रुव के लिए रास्ता बनाते हुए साइड में हट गया और अगले ही पल संतोष मित्रन के पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी धीरे से सामने आता है। आपको क्या लगता है कि बैकअप बस केवल आपने ही बुलाया है? ध्रुव ने संतोष मित्रन से कहा और उसकी बात सुनकर संतोष मित्रन ने भौएं सिकोड़ ली। पूरे के पूरे कठौता एरिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो मित्रन फैमिली को नाराज करने की हिम्मत रखता हो, लेकिन ध्रुव को मित्रन फैमिली को नाराज करने का कोई डर नहीं था। यहाँ तक कि जब संतोष मित्रन ने ध्रुव के सामने घुटने टेक दिए थे तब भी ध्रुव ने उसे कोई भाव नहीं दिया था। क्या तुम जानते हो मेरे पीछे ये कौन खड़ा हुआ है? संतोष मित्रन की बातों से लग रहा था कि उसके पीछे खड़ा हुआ वो आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है।
हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है, लेकिन ध्रुव ये बात बहुत ही साफ तरीके से जानता था कि इस समय ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मित्रन फैमिली की मदद कर सके। कौन है ये? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो ध्रुव। तुम जानबूझकर चैरिटी नाइट में 30,000 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहते थे और हम ऐसा करने से तुम्हें रोक नहीं पाए थे। डोनेशन में साफ साफ कहा गया था कि हम 7 दिनों के अंदर उस डोनेशन को भेज देंगे और इसीलिए 7 दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ पर आकर अकाउंट्स चेक करना लाजमी है। लेकिन अगर तुम्हें उसे रिपोर्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें इनकी परमिशन लेनी होगी। इतना कहने के बाद संतोष मित्रन ने अपने पीछे खड़े हुए आदमी की तरफ इशारा किया। संतोष मित्रन के पीछे खड़ा हुआ आदमी एक मीडिया का ऑफिसर था। संतोष मित्रन के इशारा मिलते ही अरमानी सूट पहना वो अधेड़ उम्र का आदमी अपने चश्मों को एडजस्ट करता हुआ आगे की तरफ आया और आगे बढ़ते हुए ध्रुव की तरफ जाने लगा। ध्रुव, चलो इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं, नहीं तो अगर तुम ऐसा करने की जिद पकड़े रहोगे तो अपनी उस जिद का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आपने वाकई में इनके जैसे आदमी को यहाँ पर बुलाया है? क्या ये काफी नहीं है? ध्रुव, तुम मेरी फैमिली के साथ डील करने के लिए न्यूज में रिपोर्ट करके कंट्री की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं तुम्हें ये साफ बता सकता हूँ कि तेजस्वी के तरीके तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम मित्रन फैमिली को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। काफी नहीं है? ऑफ कोर्स ये काफी नहीं है। ये लोग मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने फिर अपना फोन निकाला और जसविंदर को कॉल लगाया। ठीक है, उन्हें आने दो। जसविंदर पहले से ही इसके लिए तैयार था और ध्रुव के इतना कहते ही उसने तुरंत ही अपने आदमियों को आने के लिए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है यहाँ पर आकर इस न्यूज को रिपोर्ट करने की। पूरे के पूरे कठौता एरिया में किसी की भी उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं थी, अनलेस अगर कोई मरना न चाहता हो तो, और ना ही कोई मित्रन फैमिली को नाराज करना अफोर्ड कर सकता था। और यही वजह थी कि जो भी इस न्यूज को रिपोर्ट करने की हिम्मत भी करेगा उसके पास मरने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है। मैं जानता था कि कठौता एरिया में मित्रन फैमिली के पास ऑलरेडी बैकअप मौजूद है और इसलिए कोई भी आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे नहीं डरता हूँ। ध्रुव के इतना कहने के बाद ही बाहर मौजूद लोग ऑलरेडी अंदर आने लगे थे और उन्हें देखकर संतोष मित्रन की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। मीडिया का तो पता नहीं, लेकिन संतोष मित्रन ये अच्छे से जानता था कि जिस आदमी को वो साथ लेकर आया है वो इस मामले को सुलझा नहीं पाएगा। ध्रुव अच्छे से जानता था कि कठौता एरिया के बहुत से लोग मित्रन फैमिली के लिए काम करना चाहेंगे और इसीलिए उसने जसविंदर से अपने लिए कुछ फॉरेन रिपोर्टर्स को ढूंढ कर लाने के लिए कहा था। इन लोगों को बैटलफील्ड में न्यूज रिपोर्ट करने में डर नहीं लगता है? आपको क्या लगता है कि इन्हें कुछ और रिपोर्ट करने में डर लगेगा? उन फॉरेन रिपोर्टर्स के अलावा भी वहाँ पर लोगों का एक और बड़ा ग्रुप भी आया था। वो लोग भले ही रिपोर्टर्स ना हो, लेकिन वो लोग अक्सर इस इंडस्ट्री में एक्टिव रहते थे। उनका नाम वी मीडिया था, जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कीबोर्ड वॉरियर्स के तौर पर काम करती थी। उन सभी को देखकर संतोष मित्रन घबरा गया था और उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अगर फॉरेन रिपोर्टर्स ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर दिया तब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। संतोष मित्रन इस समय पूरी तरह से ध्रुव के चंगुल में फंस गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ध्रुव, क्यों ना मैं तुम्हें 45,000 करोड़ दे दूं? देखो, ये तुम्हें 30,000 करोड़ रुपए देने के बराबर ही है और उल्टा मैं फिर भी तुम्हें 15,000 करोड़ ज्यादा देकर तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ। इन सब चीजों को यहीं पर खत्म करते हैं। संतोष मित्रन के पास और कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो केवल ध्रुव के सामने दया की भीख मांग सकता था। नहीं तो अगर ये मामला इन्वेस्टिगेट हुआ तो मित्रन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। 60,000 करोड़। मित्रन फैमिली बस केवल इतना ही कर सकती है। प्लीज हम पर थोड़ी दया दिखाओ और हमें जाने दो। ये सब कुछ देखकर तेजस्वी मित्रन की घबराहट और डर का ठिकाना नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि वो मुश्किल में है। आफ्टर ऑल, मित्रन फैमिली में वापस लौटकर उसने न सिर्फ पहली ही चीज में गड़बड़ कर दी, बल्कि उसने संतोष मित्रन को भी ध्रुव के सामने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने संतोष मित्रन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। संतोष मित्रन कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए संतोष मित्रन ने फिर अपना फोन निकाला और अनिका को फोन लगाया। मिस अनिका, मैं कठौता एरिया की मित्रन फैमिली से संतोष मित्रन बात कर रहा हूँ। इसके बाद संतोष मित्रन ने फिर आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी ओर अनिका ने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और अब वो रिलैक्स करने के लिए जिम जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे संतोष मित्रन का फोन आया और उसका फोन आता हुआ देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हेलो मिस्टर मित्रन। मिस अनिका, मैं इस समय आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में मित्रन फैमिली और गिल फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। संतोष मित्रन के इतना कहते अनिका बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। आज से पहले उसे संतोष मित्रन से मिलने का मौका तक नहीं मिल पाया था और आज संतोष मित्रन सामने से उसे फोन कर रहा है। ये बात अनिका के लिए बहुत ही हैरानी भरी थी। और दूसरी बात क्या है?
अनिका एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और इसीलिए वो जानती थी कि इस समय संतोष मित्रन ने ऐसे ही उसे फोन नहीं किया होगा और इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। दूसरी बात ये कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है ना? संतोष मित्रन ने फाइनली ये बात कही और इतना कहते ही उसका पूरा का पूरा शरीर कांपने लग गया। संतोष मित्रन के लिए दया की भीख मांगना किसी तरह की बेइज्जती से कम नहीं था और उससे भी ज्यादा बेइज्जती की बात ये थी कि ध्रुव फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था। हाँ तो क्या हुआ? अनिका की बात सुनकर संतोष मित्रन ने फिर उसे पूरी बात बताई। संतोष मित्रन की बात सुनकर अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन साथ ही साथ फोन की दूसरी तरफ ऑलमोस्ट हंसने भी लगी। अब उसे समझ में आ गया कि ध्रुव ने उसके पैसे मित्रन फैमिली को डोनेट करने के लिए उधार लिए थे। ध्रुव के मित्रन फैमिली के साथ इस तरह की हरकत करने के लिए अनिका मनी मन ध्रुव की हिम्मत की दाद दे रही थी। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी इसी वक्त ध्रुव को कांटेक्ट करती हूँ। अनिका के चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन फोन रखकर ध्रुव को फोन लगाने के बजाय वो दूसरे फोन का इस्तेमाल करके ध्रुव को कॉल करती है और कुछ पलों के लिए खामोश रहती है। सॉरी मिस्टर मित्रन, दरअसल मैं और ध्रुव बहुत ज्यादा करीब नहीं है और शायद इसलिए वो मेरा फोन उठाना नहीं चाहते हैं। अनिका की बात सुनने के बाद संतोष मित्रन की भौएं और भी ज्यादा सिकुड़ गईं, क्योंकि ध्रुव उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा हुआ था। अनिका ने ध्रुव को कॉल लगाया ही नहीं था, ध्रुव का फोन बजा ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि संतोष मित्रन समझ गया था कि अनिका ध्रुव को कॉल करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, थैंक यू डैड। अब हम क्या करेंगे? तेजस्वी अपने चारों ओर मौजूद बढ़ती हुई भीड़ को देख रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर जाएगा। तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ना ही संतोष मित्रन को समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। जिन लोगों को ध्रुव ने बुलाया था वो लोग बहुत ही तेज थे, क्योंकि पलक झपकते ही ओवरसीज न्यूज में मित्रन फैमिली की अगम चैरिटी छा गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मित्रन फैमिली के बहुत से जो मनी लॉन्ड्रिंग बैंक्स थे वो भी एक्सपोज हो गए थे। ध्रुव पहले से ही इसके लिए तैयार था, जबकि अगम चैरिटी हक्का बक्का रह गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो बंदा है जिसने समांथा को सुसाइड करने पर मजबूर करा था? जैसे ही संतोष मित्रन ध्रुव की तरफ देख रहा था, उसे अपने चारों ओर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पुलिस की कार्स वहां पर आकर रुकी और उनके पीछे पीछे हथियारों से लदी हुई पुलिस और मिलिट्री भी बाहर आ रही थी। सभी कार्स संतोष मित्रन के सामने रुकी और उनमें से एक कार में से एक पुलिस वाला बाहर निकल कर आया। मिस्टर मित्रन, किसी ने रिपोर्ट की है कि मित्रन फैमिली इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर संतोष मित्रन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। वैसे भी संतोष मित्रन अच्छे से जानता था कि अगर वो चाहे भी तो भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्रुव ने ये सारी प्लानिंग बहुत ही लंबे समय से करके रखी थी। आप एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हैं मिस्टर मित्रन। संतोष मित्रन ने ध्रुव की तरफ देखा और पहले से भी कहीं ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। क्या ध्रुव वाकई में एक ऐसा आदमी है जिसे हराया नहीं जा सकता है? ये बस केवल एक वारिस है, लेकिन फिर भी ये मित्रन फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसे नहीं पता कि मित्रन फैमिली के पीछे जो फोर्स है वो कितनी पावरफुल है? ऐसे में अगर ये मित्रन फैमिली को नाराज करेगा तो ये बहुत से लोगों को नाराज करेगा। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ध्रुव गिल। संतोष मित्रन के इतना कहने के बाद ही पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। पुलिस के संतोष मित्रन को वहां से ले जाने के बाद अगम चैरिटी में सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और लोगों की भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती ही जा रही थी। और फिर बहुत ही जल्द सभी फॉरेन मीडिया ने इस न्यूज को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हर मीडिया एजेंसी एक साथ एक ही समय पर केवल यही रिपोर्ट कर रही थी कि कैसे अगम चैरिटी एक अमीर बिजनेसमैन से 30,000 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर लेने के बाद ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन लोगों ने उस डोनेशन का क्या किया। साथ ही साथ वो लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे अगम चैरिटी की आड़ में एक्चुअली एक अंडरग्राउंड बैंक चल रहा था। हालांकि उन लोगों की रिपोर्ट में उन लोगों ने अंत में ये जरूर कह दिया था कि अगम चैरिटी के पीछे के इस सच को कंफर्म करने का कोई भी तरीका नहीं है और केस अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। लेकिन ये जरूर था कि इस पूरे किस्से का मित्रन फैमिली पर कितना गहरा असर पहुंचा था। संतोष मित्रन की अरेस्ट के कुछ ही समय के बाद अनिका वहां अगम चैरिटी में आई और अपनी कार को पार्क करने के बाद वो फिर ध्रुव की तरफ जाने लगी। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम बहुत मुसीबत में आ गए हो। क्या तुम जानते हो कि मित्रन फैमिली के पीछे कौन है? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कठौता एरिया की ज्यादातर फोर्सेस मित्रन फैमिली के पीछे उनका सपोर्ट बनकर खड़ी हुई हैं। अगर तुम मित्रन फैमिली से लड़ना चाहते हो तो तुम पूरे के पूरे कठौता एरिया के दुश्मन बनने वाले हो। तो क्या इसलिए आपने मुझे अभी अभी फोन नहीं किया मिस अनिका? ध्रुव चाहकर भी ये पूछे बिना नहीं रह पाया। ध्रुव की बात सुनकर अनिका की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं।
तुम्हारे पास बकवास कभी खत्म नहीं होती है ना? तुम्हें मेरी कौन सी चीज बकवास नहीं लगती है? तुम्हें तो मेरा तुम्हें मिस अनिका कहना भी अच्छा नहीं लगता। वेल, किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी सूरत होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी सीरत भी अच्छी हो। अनिका पहले ध्रुव की तारीफ करना चाहती थी, लेकिन जब ध्रुव ने 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तब अनिका की नजरों में ध्रुव पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अनिका के हिसाब से अगर ध्रुव इस रकम का सही इस्तेमाल करता तो कठौता एरिया के आधे से ज्यादा लोग इस वक्त ध्रुव की मुट्ठी में होते। मैं पहले तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब रहने दो। तुम्हारी मदद करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं। इतना कहने के बाद अनिका वहां से जाने के लिए मुड़ी। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी अगम चैरिटी की बिल्डिंग के बाहर बहुत से लोग नजर आने लगे। वो लोग चींटियों की बाढ़ के जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव, तुम तो गए। अनिका ने उन सभी को देखा और नोटिस किया कि उन सभी लोगों की आंखों में खून सवार है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग ध्रुव को जिंदा रहने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। अब क्योंकि उसके पास यहाँ तक आने की हिम्मत थी, इसलिए उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ध्रुव, चलो यहाँ से। वहां पर लोगों की भीड़ को आता हुआ देखकर अनिका तुरंत ही ध्रुव को वहां से चलने के लिए बोली, और वो अच्छे से जानती थी कि अगर ध्रुव अभी वहां से नहीं निकला तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन ध्रुव अभी भी टेंशन में नहीं आया था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से हराना चाहता है? अनिका को समझते देर नहीं लगी कि उन लोगों के वहां पर आने का क्या मकसद था। वो भीड़ इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो उन लोगों को डाइवर्ट कर रही थी जिन्हें ध्रुव वहां पर लेकर आया था। कठौता एरिया के अच्छे खासे बिजनेसमैन उस भीड़ में मौजूद थे और सब शिकायत करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जाहिर सी बात थी कि वो सारे के सारे लोग वहां पर अगम चैरिटी की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए आए हुए थे। आफ्टर ऑल, उन सभी के अगम चैरिटी के साथ अनगिनत कनेक्शंस थे, और इसीलिए अगर अगम चैरिटी ग्रुप को कुछ होता है तो फिर वो लोग भी सुकून से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और इसलिए हर कोई अगम चैरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी जान तक दांव पर लगा देने वाला था, फिर चाहे उसके लिए उन लोगों को ध्रुव की जान ही क्यों ना लेनी पड़े या अपनी खुद की जान क्यों ना देनी पड़े। मुझे रोकेंगे ये लोग? इनकी हिम्मत भी है। तुम क्या करने वाले हो? ध्रुव की तरफ देखते हुए अनिका को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस सिचुएशन में भी ध्रुव इतना शांत कैसे है। यहाँ तक कि वो खुद भी फोर्स का इस्तेमाल करने के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं सोच पा रही थी जिससे वो भीड़ को कंट्रोल कर सके। और जाहिर सी बात है कि वो तरीका प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन ये मामला मित्रन फैमिली का था, तो ऐसे में वो लोग इस सिचुएशन को सप्रेस और हैंडल करने के लिए कौन सा ही तरीका इस्तेमाल करते। तभी अनिका की नजर लोगों के एक और ग्रुप पर पड़ी जो कुछ दूरी से आ रहे थे। वो लोग देखने में कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे और सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि दरवाजे पर मौजूद पुलिस वाले भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। जब वहां पर मौजूद बिजनेसमैन के ग्रुप ने उन लोगों को वहां पर देखा तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो लोग किस तरह से रिएक्ट करें। वहां पर आने वाले लोगों के उस दूसरे ग्रुप में सब के सब मिस्टर जोश के आदमी थे और सभी के सभी बेरहम थे। अगर वहां पर कोई लड़ाई होती है तो वो सभी बिजनेसमैन मिस्टर जोश के आदमियों के लेवल तक के नहीं थे। मिस्टर गिल, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जब बिजनेसमैन के उस ग्रुप ने मिस्टर जोश के लोगों को वहां पर आते हुए देखा तो वो सब के सब घबरा गए। मिस्टर जोश, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? क्या आप मित्रन फैमिली के खिलाफ जाएंगे? क्या आपको डर नहीं लगता है कि मित्रन फैमिली इसके बाद आपको छोड़ेगी नहीं? सभी बिजनेसमैन मिस्टर जोश को वहां पर देखते हुए उनसे कहने लगे, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम बस अंडरग्राउंड की दुनिया का एक कचरा हो। यहाँ पर तुम्हें मुसीबत खड़ी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही पुलिस यहाँ पर आएगी, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बस केवल यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे एक्टिंग मत करो कि तुम कोई बहुत बड़े तोप हो। क्या आर्मी यहाँ पर आ रही है? मिस्टर जोश की बात सुनकर ध्रुव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अगर वो वाकई में मित्रन फैमिली की तरफ रहते हैं तो चीजों को सेटल करना आसान नहीं होगा। संतोष मित्रन जरूर ही इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हार गया है, बल्कि इसका मतलब ये था कि उसने ऑलरेडी अगम चैरिटी पर गिव अप कर दिया है। तभी अचानक से ध्रुव का फोन बजा और अपने फोन की कॉलर आईडी पर संतोष मित्रन का नाम देखकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ गई थी। ध्रुव, इतने सालों से बहुत से लोगों को अगम चैरिटी पर होने वाली चीजों के बारे में पता था, पर क्या तुम जानते हो कि कैसे मेरा चैरिटी ग्रुप अब तक इतना सेफ रहा है? संतोष मित्रन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानता है कि अगम चैरिटी के बिजनेस को बचाने का अब कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी। सच कहा तुमने। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो तुम्हारी तरह पागल होते हैं। ध्रुव, मैं पहले से ही तुम्हारे और अपने बेटे के बीच दुश्मनी के बारे में जानता था, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मित्रन फैमिली के पास ये पूरी पावर है कि वो पूरी की पूरी गिल फैमिली को इफेक्ट कर सके।
लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? तुम वाकई एक बहुत ही स्मार्ट आदमी हो। दुख की बात है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है, नहीं तो कोई मेरी पावर का वंशज बनने के लायक हो पाता। अगर आज तुम मुझ पर दया भी दिखा देते तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम यही सोच रहे हो? संतोष मित्रन एक बहुत ही टफ आदमी था और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं था। नहीं, आपने मुझे गलत समझ लिया है। इनफैक्ट मेरा टारगेट तो कभी तेजस्वी था ही नहीं। तेजस्वी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए मैंने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मैं तो हमेशा से ही मित्रन फैमिली के साथ डील करना चाहता था। शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं ऑलरेडी बेल पर बाहर हूँ। और तो और, चाहे आज का मैटर कितना भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन मित्रन फैमिली को फिर भी कुछ नहीं होगा। शायद आपको नहीं पता कि आज आप मिलिट्री एरिया से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ध्रुव के आदमी ऑलरेडी रास्ते में थे और इसीलिए संतोष मित्रन चाह कर भी वहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। ध्रुव की बात सुनकर संतोष मित्रन पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो महसूस कर सकता था कि ध्रुव जानबूझकर उसे धमका रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पर घबराहट में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार संतोष मित्रन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें क्या लगता है कि ये किस तरह की जगह है? इतना कहने के बाद संतोष मित्रन ने फोन रख दिया। हालांकि ये बात और थी कि फोन रखने के बाद भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रहा था। अचानक से ही संतोष मित्रन की नजर अपने असिस्टेंट पर पड़ी जो उसके बगल में खड़ा हुआ था। वहाँ पर चीजें कैसी चल रही हैं? आपका पहले का प्लान अच्छा था, लेकिन अब हम थोड़ा मुसीबत में पड़ गए हैं। वहाँ पर मिस्टर जॉश के आदमी आ गए हैं। क्या? अपने असिस्टेंट की बात सुनकर संतोष मित्रन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे।